अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बकरीद बिल्कुल 2 दिन पर आकर रुकी हुई है। आज फिर कर्नाटक हुकूमत ने गोहत्या के साथ दीगर जानवरों की कुर्बानी पर भी रोक लगाने का ऐलान किया गया। आप सभी इस बात को भी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे होंगे कि बकरीद पर यानी ईद उल अजहा के मौके पर बेलगाम और अतराफ में मुस्लिम मोहल्ले में कैसा मंजर हुआ करता था। हर गली मोहल्ले में बकरीद की रौनक देखी जाती थी। सुबह से शाम तक जानवरों के लिए चारा लाना, उनकी देखभाल करना, यही मंजर देखा जाता था मोहल्लों में। हर तकरीबन मोहल्ले में इसी तरह के मंजर को हम सभी ने देखा। लेकिन जब से भाजपा हुकूमत इख्तिदार पजीर हुई है, हालात भी बदलने लगे। अब आपको कहीं पर भी जानवर नजर नहीं आ रहे। जाहिर है सरकारी गाइडलाइन भी उतनी सख्त बताई गई कि कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता। और मुसलमानों का तो क्या कहना, और खासकर कुरैश बिरादरी भी ऐसे मामलों में कभी पेश नजर भी नहीं आती, जबकि सबसे अहम मसला तो इनका ही है। अब ये हुकूमतें भी किस तरह अपना दोगला रवैया अख्तियार करती हैं देख सकते हैं। 12 इस पर तबसरा भी हुआ है, लेकिन एक बार फिर बकरीद के मौके पर सख्त हिदायतें हुकूमत की जानिब से दी जा रही है, तो पुलिस इंतजामिया भी मुस्लिम मोहल्लों में जाकर जायजा भी ले रही है। जब बकरीद आने लगती है तो तरह तरह की तंजीमें बाहर निकल कर इनके अंदर जानवरों की मोहब्बत जागने लगती है। तरह तरह के पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि मैं जीव हूं, मांस नहीं हूं। जबकि यही वो लोग होते हैं जो तमाम तरह के गोश्त नोश फरमाते रहते हैं। इनके फ्रिज में, इनके घरों में भी गोश्त ही रहता है, लेकिन जब सड़क पर आकर एहतजाज करते हैं और खासकर बकरीद के मौके पर सख्तियां लाने के लिए मुतालबे भी पेश करते रहते हैं, एहतजाज जुलूस निकाले जाते हैं। यकीन से कहता हूं और बारहा देखा भी गया है कि बीफ तक नोश फरमाने वाले गैर मुस्लिमों की तादाद भी बड़े पैमाने पर पाई जाती है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना है बहुत संजीदा मौजू है, और आप मुख्तलिफ न्यूज चैनलों के साथ गूगल भी कर देख सकते हो कि मैं मुसलमानों को मारने के लिए, इन्हें हिरासा करने के लिए गोरक्षक बने हुए देखे जाते हैं। और इतनी सख्त हिदायतें दी जाती है ताकि एक समाज को निशाना बना जाए, वरना संजीदगी से गौर करने से मालूम होता है कि कितनी मोहब्बत इनको है। यकीनन हर मजहब के जज्बात उनकी आस्था होती है, और वैसे भी गाय को ज़बह करना छोड़ अरसा गुजरा है, कहीं पर भी आपको गो हत्या होते देखा नहीं जाता। लेकिन अब बैलों पर भी पाबंदी लगाकर नए नए कानून सिर्फ एक समाज को हिरासा करने के लिए बनाए जाना कहां तक दुरुस्त है। हाल ही में कुछ ही महीने पहले की खबर है कि जबलपुर के सिद्धवान गौशाला में कई जानवर सिर्फ खाना न होने की वजह से भूख से तड़प कर मर गए। यहां तक के ढांचे उसी जगह पर पड़े हुए थे। इस वीडियो में देख सकते हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से लिया गया। मरे हुए जानवरों को घसीट कर गांव की खवातीन ले जाती है। महज एक ही मामला नहीं है, सिर्फ इसी साल के कई गौशालाएं हैं जिनकी रिपोर्ट है जहां सैकड़ों जानवर मरे पाए गए। भोपाल, जहां पर शिवराज सिंह की हुकूमत है, जो योगी की तरह बात बात पर बुलडोजर चलाने की धमकी एक समाज को दी जाती है। भोपाल की गौशाला में एक साथ 100 से भी ज्यादा जानवर मरे हुए पाए गए। महज भोपाल राजधानी से 40 किलोमीटर दूर गौशाला, जिसे भाजपा और वीएचपी के लोग चलाते हैं, 100 से भी ज्यादा जानवरों की मौत पर तो तमाम हिंदुत्ववादी खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन अगर किसी मुसलमान के घर में 1 किलो भी गोश्त मिल जाता है तो इसकी मॉब लिंचिंग होना जरूरी है, इसे जान से मार दिया जाता है। एक तरफ जानवरों से मोहब्बत की कहानियां और आस्था के नाम पर करोड़ों रुपए इन गौशालाओं पर खर्च किए जाते हैं, और इसकी सच्चाई कुछ अलग ही होती है। कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए सरकार को पूछा कि करोड़ों रुपए तो गौशाला के नाम पर सैंक्शन कर दिए जाते हैं, लेकिन जानवरों के गोश्त और हड्डियों का भी सौदा कर दिया जाता है। एक और बात समझने की है कि जिन लोगों को बकरीद के मौके पर ही जीवों की रक्षा यानी हिफाजत की सिर्फ याद बकरीद के वक्त ही क्यों आती है? जान तो मछली में भी होती है, मुर्गी सुअर में भी तो होती है। लोग ज़बह करते हैं, ईसाइयों में सुअर खाने का रिवाज है। आखिर जीव रक्षक इसके खिलाफ कभी एहतजाज करते हुए देखा नहीं जाता। पर जब बकरीद आती है तो तमाम को जानवरों की जानों की अहमियत का एहसास होने लगता है। और जो लोग जानवरों के गोश्त को बहाना बनाकर किसी इंसान की जान लेते हो, क्या इन्हें जीव रक्षा की बात जेब देती है? कई यात्राओं में देवी देवता के नाम पर हजारों जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, तब तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। अब कुर्बानी को महज 2 दिन बाकी हैं तो इंतजामिया काफी चौकन्ना है। कहीं किसी रास्ते से जानवर तो शहर में दाखिल नहीं हो रहा, इस पर तो नजरें लगाई गई है। लेकिन अब कुछ फिरका परस्त तंजीमों के अफराद भी सरगर्म हो चुके हैं। गौशालाओं की हालत तो सभी देख रहे हैं, और जो भी हो, वैसे तो जिन गौशालाओं में भूख से जानवर मर चुके हैं वहां के जिम्मेदारान पर भी मुकदमे दर्ज हुए। पर क्या इन पर किसी तरह की सख्त कार्रवाई होगी, या इन्हें अपने हैं कहकर पिछले दरवाजे से छोड़ दिया जाएगा? अब किसानों की परेशानियां भी इसलिए नजरअंदाज की जा रही है क्योंकि एक समाज को परेशान करना है। अब कई किसानों ने अपने बुजुर्ग, उमर रसीदा, बूढ़े, कमजोर बैलों को लेकर बेलगाम और दिगर अजला के मुख्तलिफ बाजारों में बैठे रो रहे हैं। कोई खरीदने वाला नहीं है।
बेचने के लिए तो जानवर है पर खरीदने वाला कोई नहीं है। क्या इन किसानों की परेशानियों का हल सरकार निकालेगी या सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने में ही इनको सुकून और इत्मीनान मिलता है? अपना सियासी मुफाद हासिल करने के लिए तमाम गोरक्षा जीव रक्षा का खेल चलाया जाता है। इससे पहले भी सवाल पूछा गया था कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है तो जो करोड़ों कमा रहे हैं, कभी इन गोरक्षकों ने इन करोड़ों कमाने वालों की मॉब लिंचिंग करने का सोचा है? और ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब सरकारी तौर पर आप किसी जानवर का और खासकर बीफ का कत्ल कर देते हैं तो वो देश हित में होता है। वरना तो जितने भी बीफ एक्सपोर्टर्स हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जिन लोगों ने सियासी तौर पर एजेंडा चलाए उन्हें भी मालूम है कि खेल क्या है। सिर्फ आस्था के नाम पर एक समाज को निशाना बनाकर सियासी तौर पर इसका फायदा उठाया जाए और एक तरह से कामयाब फॉर्मूला भी रहा है। और जब हुकूमत इख्तिदार ही मिल चुका हो तो कानून तो फिर बनने ही है। अब जब किसानों की हालत खराब हो रही है लेकिन हुकूमत कभी इस पर तबसरा नहीं करेगी। कुर्बानी के जानवरों को पकड़ने के लिए दिन रात पुलिस और कथित गोरक्षक पहरा दे रहे हैं। लाखों की कमाई भी है और खुद को धर्म रक्षक भी बन जाता है और आगे उसको चुनाव में फायदा भी होता है। कई गाड़ियां सिर्फ बीफ होने की बिना पर जलाई गई। अब कोई बताए तो सही कि इन्हें गाड़ियां जलाकर लोगों को बेरहमी से मारने की इजाजत या हक कौन देता है? मतलब सभी इस साजिश का हिस्सा है। अक्सर जामोटी, अनमोड़, चोरला, खानापुर, बीड़ी रास्तों पर इस तरह की वारदातें होती रहती है। अब तो कुछ लोगों ने इसे अपना पेशा ही बना लिया है। खैर, जहां हजारों लाखों जानवर इस बकरीद पर कटते अब कहीं नजर नहीं आ रहे। अब इसका नुकसान भी इस मुल्क की मईशत को हो रहा है। इसका शायद इल्म इन हुकूमतों को ना हो, क्योंकि मुसलमान जानवर हिंदुओं से तो खरीदता है। जाहिर है लाखों जानवर खरीदे और बेचे जाते हैं, खरबों रुपयों का रोजगार हासिल होता है और ये एक तरह से साइकिल है जो चलती रहती है। लेकिन महज एक समाज को निशाना बनाकर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल कर आने वाले चुनाव में फिर कामयाब हो जाए, यही मकसद है। अब इस तरह की सख्त हिदायत देने पर या फिर मुसलमानों की कैफियत पर बोलना भी फिजूल है, क्योंकि इस कौम में ना तो इत्तेहाद है और ना ही दूरअंदेशी फिरासत कुछ भी नहीं है। दीनी और सियासी रहनुमाओं का काम इतना ही रह गया है कि जो भी हुकूमत हिदायत देती है जमातों को बुलाकर बताया जा। हो सकता है कि शायद आने वाले दिनों में कुर्बानी की ईद पर किस हद तक पाबंदियां लगाई जाएगी। और वैसे भी मुसलमानों के दिगर मजहबी मामलात में भी अब दखल देना शुरू हुआ है। नस्लकुशी और कॉमन सिविल कोड या फिर एनआरसी और भी अलग अलग कानून लाए जाएंगे और हमारे दीनी सियासी रहनुमा इसकी फजीलत भी बता सकते हैं। खैर, इस कुर्बानी पर जो सख्तियां बरती जा रही है इसे भी आने वाले दिनों के सख्त हालात का आगाज कहा जा सकता है। इसके लिए मुस्लिम समाज बिल्कुल तैयार नहीं है। ये कौम ऐसे जी रहे जैसे जो भी हालात आएंगे इसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। सिवाय मुसीबतों का इंतजार करने के कुछ और ये कौम कर पाएगी नहीं लगता, क्योंकि बेहिसी कौम को बेगैरत बना देती है और कौम के अंदर एहसास खत्म होता जा रहा है। ये भी उतना ही सच है। अहम खबरों पर एक नजर। आज वैसे भी हादसों का दिन साबित हुआ। सुबह 7 बजे के दरमियान सफाई का काम करने वाली खातून को एलआईसी दफ्तर के कंपाउंड में कार की ठोकर लगने से मौत हुई। एक शख्स पार्किंग से कार बाहर निकाल रहा था, लिहाजा कार पर काबू न पा सका और झाड़ू लगाने वाले खातून को तेज रफ्तारी के साथ ठोकर मारी, जिसमें उसकी मौत हो गई। अनीता राजेश वंशे, उम्र 51, ऐसा हादसे में जान गंवाने वाली खातून का नाम है। यह खातून यहाँ पर झाड़ू सफाई का काम करती थी, पर आज शायद उसकी मौत यहाँ पर तय थी। अब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हादसे अक्सर सड़कों पर होते हैं, लेकिन कंपाउंड में कार से ठोकर लगकर मौत हो जाना, इस जिंदगी और मौत कब कहाँ आ जाए इसका यकीन नहीं कह सकते हैं। हादसे को देख लोग जमा हुए और गैर जिम्मेदाराना तौर पर कार चलाने वाली की कुटाई भी कुछ लोगों ने की। मामला दर्ज हुआ है। दूसरा हादसा बेलगाम जिले के सौंदत्ती में पेश आया हुआ है। बेलगाम बागलकोट सड़क पर केएसआरटीसी के 2 बसेस
आमने सामने टकराकर बड़ा हादसा होते होते रह गया, लिहाजा इसमें 10 पैसेंजर्स जख्मी हुए। किसी की जान का नुकसान न होने की बात कही जा रही है। आज बरोज जुमा सुबह यह हादसा हल्की क्रॉस के नजदीक पेश आया। तीसरा हादसा इसी बेलगाम बागलकोट रास्ते पर बाड़ेकुंदरी होन्याड़ के नजदीक पेश आया है। इस हादसे में एक शख्स को अपने दोनों पैर गंवाने पड़े। हादसे का शिकार नौजवान का नाम महांतेश संधि उम्र 35 माविनकट्टी गांव का बताया जा रहा है। बेलगाम जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। मारियाल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। एक कार हादसे में 2 लोगों की जान गई और 2 बच गए। हादसा अथनी तालुका के रेड्डी हट्टी होली गांव में आज जुमा के रोज पेश आया। हासिल इत्तला के मुताबिक कार हादसे का शिकार हुई और कार बेकाबू होकर पानी में जा गिरी, जिसकी वजह से 2 अफरादों की डूबने से मौत हो गई और 2 लोग बच गए। सुरेश पुजारी उम्र 28 और महादेव चिगरी उम्र 24 इस तरह मरने वालों के नाम बताए जा रहे हैं। एसडीपीआई की जानिब से आज किताब का रस्म इजरा अमल में आया। भाजपा हुकूमत में दलित पिछड़ा अकलियती तबके को दबाने की मुसलसल कोशिश जारी है, लिहाजा भाजपा हुकूमत में अराजकता के दिन के नाम से लिखी किताब का रस्म इजरा एसडीपीआई के जिम्मेदार सलीम खान के हाथों अमल में आया। इस वक्त आबिद खान, समीर पारिशवाड़ और दीगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। इस किताब में भाजपा हुकूमत में अहम वारदातों का जिक्र किया गया, जिसमें खासकर अरबाज मुल्ला कत्ल मामला राम सेना के कारकुनों ने अंजाम दिया था, इसका भी तस्करा होने की बात कही जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कि आज जो हमने ये प्रोग्राम रखा है, इसका एक मौजू है कि हम एक बुकलेट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है बीजेपी अराजकते। तो इस बुक का लॉन्च करने के लिए हमारे एसडब्ल्यूसी मेंबर सलीम खान शिमोगा से आए हैं। ಮಿತ್ರರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಾಡಿನ ಸರ್ವ ಜನರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಡೆಸುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹಾಗೂ ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಯಾವಾಗ ಇವರ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ, ಇವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋಮುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡಿ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಒಂದು ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕೂಡ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಕ್ರಮ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಈ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಏನಿದೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಿರು
ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಜಾಗ್ರತೆಯ ದಿನಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನಾ ಗುಂಡಗಳು ಅಮಾನುಷ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೂ UAPA ಹಾಗೂ NIA ತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು UAPA ತರ ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳು ತಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವಂತಹ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಗುಂಡಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಗಳು ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಳಾದರೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನಿನ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸಂಚಾಲಕ ಕೊಂದಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು. ಆತ ಒಬ್ಬ ಮೂಲತಃ ರೂಢಿ ಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲಿನ MP ಗಳು ಖುದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲವು ದಾಳಿಗಳಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ದಲಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ UAPA ಹಾಗೂ NIA ತರ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಮಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ತಾಗ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ UAPA ಅನ್ನು ಹೇರಲಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है. इसका मौजू ये है कि ये जो बीजेपी के जो कारस्तानियाँ हैं, बीजेपी के जो काले कारनामे हैं जो 4 साल की हुकूमत में बीजेपी ने किया है, तो उसके लिए हमने एक बुकलेट लॉन्च किया है बीजेपी अराजकता करके. तो इसमें जो भी बीजेपी ने 4 साल की हुकूमत में किया है, जब से मुंबई सरकार आई है उस वक्त से जो भी प्रॉब्लम्स आते गए हैं या फिर जो भी जिस तरह का डेवलपमेंट होना था, जिस तरह की यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए थी या फिर रोज़गार देनी चाहिए थी या फिर जो भी यहाँ पे स्कूल की शिक्षा हो या फिर माइनॉरिटी लोन हो या फिर स्कॉलरशिप हो, ये सब एक साइड को कोने में रखते हुए बीजेपी का जो एजेंडा है ये हिंदुत्व पॉलिसी को चलाने का, उस हिसाब से जो एजेंडा चला रहे हैं, तो इस तरीके से अगर ये सरकार चलाएंगे तो सरकार ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी. तो इस बुक में हमने यही बताया है कि जो भी बीजेपी सरकार कर्नाटक में आने के बाद में जो कुछ भी मीडिया में हाईलाइट हुआ है, मीडिया में आया है और मीडिया ने जो चीज़ें कवर की हैं उसी के ऊपर एक नज़र रखते हुए हमने इस बुकलेट को लॉन्च किया है. तो मैं सभी बेलगाम वासियों से और कर्नाटक वासियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये बुकलेट आप हमसे लेकर इसको एक बार इसका मुआयना करें, इसको एक बार पढ़ें और समझें कि किस तरह की हुकूमत बीजेपी सरकार कर्नाटका में कर रही है. तो बस यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल से लेकर नीचे लेवल तक कर्नाटका तक भी यही हाल है कि लोगों को मेन एजेंडे से हटाकर एक फैसिस्ट एजेंडे के ऊपर काम कराते हुए और एक हिंदुत्व का एजेंडा रखते हुए जो काम चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का, ये सरासर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. तो यहाँ का एक कानून है, यहाँ का एक दस्तूर है जो सबको एक सा हुकूक, एक सा ये देता है, सबको एक इंसाफ देता है. तो इस कानून में रहते हुए, इस कानून के हद में रहते हुए बीजेपी सरकार को काम करना चाहिए. तो बस यही अपनी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. आबिद खान, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SDPI.